देखिए मैं आज फ्लूइड मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। इलास्टिसिटी, देन वी विल कवर सरफेस टेंशन और फिर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वाला पार्ट पे आएंगे। अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो देखिए इलास्टिसिटी में सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स हम जानेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स इलास्टिसिटी से रिलेटेड। तो मैं लिखता जाता हूँ, आप थोड़ा नोट करेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी में सबसे पहले तो इलास्टिसिटी है क्या, यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक मटेरियल्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पीछे रोटेशन वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो रोटेशन में हमने बॉडी जब कंसीडर करी थी वो रिजिड बॉडी थी, आपको याद होगा, बॉडी रिजिड थी, राइट। तो रिजिड बॉडी किस तरह की होगी, ठीक है, यानी जिसका शेप में मोशन के दौरान चेंज ना आए, ठीक है, रिजिड बॉडी। लेकिन दुनिया की कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है, ठीक है, और सभी बॉडी में कुछ चेंज शेप में आता है। तो यहाँ पे हम रिजिड बॉडी डिस्कस करने नहीं जा रहे, वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन रिजिड बॉडी। और नॉन रिजिड बॉडी में सबसे पहले इलास्टिक बॉडी क्या होती है या इलास्टिसिटी क्या होती है ये जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहला टर्म हमारा इलास्टिसिटी है। चैप्टर का नाम भी इलास्टिसिटी है, छोटे टॉपिक है, ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन में कवर हो जाएगा, 1 घंटे क्लास करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए इसमें हम समझते हैं इलास्टिसिटी क्या है। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेता है जब हम उस पे से कोई एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल हम लें, आसानी से जो समझ में आ जाए, और वो है आपका जैसे रबर। हालांकि रबर जैसे मटेरियल हम इस चैप्टर में पढ़ने नहीं जा रहे, जस्ट मैं एक समझा रहा हूँ। या स्प्रिंग का एक एग्जांपल ले लें, जब हम उसे खींचते हैं तो जैसे ही हम उसको फोर्स को हटाते हैं बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में लौट आती है, ओरिजिनल शेप साइज में, राइट। तो इलास्टिसिटी इट इज द property of substance, it is the property of substance by virtue of which, it is the property of substance by virtue of which, यानी जिसकी वजह से, it is the property of substance by virtue of which a substance regain its original shape and size. The substance regain its original shape and size. अभी कुछ बच्चे एंटर कर रहे हैं, ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो आप उस पर सुनने में भी ध्यान दें और यहाँ पे भी आप देखें। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या फोर्स में हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स यानी जो फोर्स इसे डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको जब हम हटा लेते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लौट आती है। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी का कारण क्या है, कोई सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप साइज में क्यों लौट आता है, ठीक है। तो आप ये पहले नोट करिए, और बीच बीच में अगर आपको लगता है कि आप नोट नहीं कर पा रहे तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का कारण क्या है, क्यों दो किसी सब्सटेंस को जब हम फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो जैसे ही उस फोर्स को हम हटाते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में क्यों लौट आता है। इसका कारण है सब्सटेंस के एटम्स के बीच में
या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक तरह से स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में स्प्रिंग लगा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन स्प्रिंग के जैसा बिहेव करते हैं। इट्स लाइक कि जैसे आप ये समझिए, ये दो बॉल है और इन दोनों बॉल को मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और अब अगर मैं इन दोनों बॉल को पास लाऊंगा तो आप देखेंगे जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा ये वापस लौट आएंगे। इसी तरह से अगर मैं इसे खींचूंगा तो जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा ये वापस लौट आएगा, क्योंकि ये इसकी स्टेबल पोजीशन है। और इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम यानी जब नेट फोर्स क्या है, जीरो। अगर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, पास लाके या दूर ले जाके, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इसका अपोज होगा, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है इसे हम इंटर एटॉमिक फोर्स कह सकते हैं, या मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर। तो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो ये उसका अपोज करेगा, और जिसकी वजह से जैसे ही फोर्स आप हटाते हो सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लौट आता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका रीजन लिख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ interatomic because of interatomic because of interatomic slash intermolecular because of interatomic और intermolecular forces, ठीक है, because of interatomic intermolecular forces a substance tries to regain its original shape and size, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरएटॉमिक फोर्स की वजह से। और मैंने आपको समझाया कि जब भी हम इनके इक्विलिब्रियम सेपरेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ये फोर्स उसका अपोज करेगा, ठीक है। whenever a deforming force whenever a deforming force tries to disturb whenever a deforming force tries to disturb the equilibrium separation whenever a deforming force tries to disturb the equilibrium separation between two atoms slash molecule, these forces opposes this change, इस चेंज का क्या करती हैं, अपोजेस दिस चेंज, ठीक है। यही कारण है इलास्टिसिटी का, आप इसे नोट कर लें। और मैं रिपीट कर देता हूं अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो, बिकॉज ऑफ द इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अ सब्सटेंस ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज whenever a deforming force tries to disturb the equilibrium separation between two atoms slash molecules, these forces opposes this change, ठीक है, नोट करिए। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं।
तो अब देखिए इसमें आगे दूसरा टर्म है जो हमें जानना है। पहला टर्म अभी मैंने बताया। एक चीज और इसमें जान लेते हैं, एग्जाम्पल। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस ना तो परफेक्टली रिजिड है और ना ही परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, ना ही परफेक्टली रिजिड है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस फोर्स हटाने के बाद पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप साइज में कभी नहीं लौटता है, हल्का फुल्का उसमें चेंजेस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो नो सब्सटेंस एक परफेक्टली इलास्टिक, दो नो सब्सटेंस इज परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, लेकिन कुछ अच्छे सब्सटेंस हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम गुड इलास्टिक सब्सटेंस, गुड इलास्टिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल में यहां पर एक नाम आता है स्टील। हम डेली लाइफ में स्टील का खूब यूज करते हैं। इससे भी एक अच्छा मटेरियल होता है आइवरी। आइवरी हिंदी में आप इसे हाथी दांत कह सकते हैं। आपने देखा होगा हाथी दांत की तस्करी बहुत होती है, क्योंकि हाथी दांत काफी अच्छा इलास्टिक मटेरियल है और ज्वेलरी वगैरह जैसे बनाने के लिए जो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में उनका काफी यूज होता है और काफी कॉस्टली होता है। आइवरी, हाथी दांत, ठीक है। फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है। स्टील, आइवरी, फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज एटसेट्रा, ये कुछ सब्सटेंस के मैंने एग्जांपल दिए हैं। स्टील भी काफी अच्छा इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, दूसरा टर्म है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का अपोजिट टर्म कह सकते हो। आपको याद होगा मैंने जब आपको कोलिजन्स पढ़ाए थे और उस समय मैंने आपको बताया था प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिक कोलिजन। तो वैसे तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है ही नहीं, सभी सब्सटेंस में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का उल्टा है, यानी कि किसी सब्सटेंस को जब हम डिफॉर्म करते हैं और जैसे ही उस फोर्स को हटाते हैं तो सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप साइज में लौट नहीं पाता पूरी तरह से। ये प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। सो इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of substance due to which, it is the property of substance due to which substance is unable to regain its original, it is the property of substance due to which substance is unable to regain its original shape and size after the removal of deforming forces, after the removal of deforming force, फोर्स को हटाने के बाद में, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल प्लास्टिक सब्सटेंस के, एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक सब्सटेंस, सबसे कॉमन एग्जांपल है आटे की लोई। आपके घर में चपाती बनती है, ठीक है, तो आटे की लोई आप देखते हैं बेलन लगाते ही पिचक जाती है क्योंकि प्लास्टिक होती है। सोचो पिचकती नहीं, जैसे ही बेलन लगाया पिचक गई और फिर वापस लौट आई, तो वो लोई लोई रहती, बाटी बन जाती और बाटी खा रहे होते आप, रोटियां मिलती नहीं। तो प्लास्टिक होती है इस, तो आटे का, आटा जो होता है क्या होता है, प्लास्टिक। आटे की जो लोई होती है उसे हम डो कहते हैं, DOUGH, डो मतलब आटे की लोई। और क्या, बचपन में आप स्कूल वगैरह जब छोटे थे, तब स्कूल जब जाते होंगे तो वहां पे आपने क्ले वगैरह यूज किया होगा। बचपन में बच्चों का सबसे
अच्छा एक जो आइटम होता है बच्चों को खेलने के लिए जो मिलता है वो क्ले है। क्ले से आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बचपन में बनाई होंगी, क्ले है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो घर में कांच वगैरह की जो खिड़कियां होती हैं उस पर कांच को चिपकाने के लिए पुट्टी का यूज करते हैं। और वैसे भी आपने देखो घर में भी पेंट वेंट करने से पहले पुट्टी का यूज किया जाता है। एड वगैरह भी देखा होगा, जेके वॉल पुट्टी, है ना। वो पुट्टी अलग है, मैं जिसकी बात कर रहा था वो कांच को चिपकाने के लिए भी होती है, वो भी पुट्टी है। तो आप उसको पिचका देते हो तो वो उसी शेप में रह जाती है, लौटती नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक सब्सटेंसेज। तो डो, आटे की लोई, क्ले, पुट्टी, और भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप लिख लें इसको पहले। ठीक है, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें सबसे पहले तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ टर्म्स जैसे हम धीरे धीरे जान रहे हैं, ये सब जानना जरूरी है इलास्टिसिटी को समझने के लिए, क्योंकि इनका फ्रीक्वेंट आगे यूज होगा। अगर अभी भी नोट नहीं कर पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको। तीसरा टर्म है इलास्टिक लिमिट। तीसरा टर्म है इलास्टिक लिमिट। इन टर्म्स में भी अगर आपको कोई समझने में दिक्कत होती है, मैं वैसे तो पढ़ा ही रहा हूँ ऑनलाइन में, आप ऑफलाइन क्लास के बाद भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर कहीं पे भी किसी भी चीज में कोई दिक्कत आए तो। ठीक है। और अगर टाइम सूट करता है, इन केस टाइम सूट करता है और आप लोग अगर एग्री करेंगे तो हम फिर ऑफलाइन क्लास के टाइम को ही बढ़ा लेंगे। इफ यू ऑल एग्री, वो कल मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के लिए एक तो टाइमिंग मेरे ख्याल से बायो वगैरह की क्लास भी क्लैश कर रही है, मुझे अभी पता लगा। और मैंने आज आपको क्लास जब अनाउंस करी थी तब आपने किसी ने बोला भी नहीं। अभी बायो वाले सर का भी मैसेज आ रखा है। ठीक है, तो चलिए कल बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अगर आप एग्री करेंगे तो बीच में देखेंगे क्लास में ब्रेक दे के फिर उसको आधा पौना घंटा हम बढ़ा सकते हैं। इलास्टिक लिमिट देखिए, इलास्टिक लिमिट क्या है? ये मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, जो कि मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है जो किसी जिस अप टू विच कोई सब्सटेंस अपनी इलास्टिसिटी को रीगेन कर लेता है जब हम इस फोर्स को हटाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलास्टिक लिमिट है यानी अधिकतम कितना फोर्स कोई सब्सटेंस बर्दाश्त कर सकता है, यानी उस लिमिट तक वो इलास्टिक रह सकता है, मैक्सिमम कितना फोर्स तक। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कभी आपने जैसे डॉट पेन होता है ना, जिसमें ये वाला ऐसे बटन दबाते रिफिल निकल आती है, तो उसमें जो स्प्रिंग होती है छोटी वाली, कभी आपने निकाली होगी और ऐसे ऐसे किया भी होगा, इसमें बड़ा मजा आता है ऐसे करने में। और कई बार ऐसे ऐसे करते करते जोर से खींच दिया तो वो ऐसी रह जाती है, थोड़ा बहुत खींचो तो लौट आती है, लेकिन वो ऐसे। तो ये फिर क्या होता है, अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देता है, गंवा देता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें इट इज द इट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। इट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग लिखा है मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्स up to which a substance, it is the maximum deforming force up to which a substance can retain, can
retain its elastic property. It is the maximum deforming force up to which a substance can retain its elastic property. अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, ठीक है। या हम कहें कि जब हम फोर्स को हटा लेते हैं तो ये वापस लौट आता है, ठीक है, वापस लौट आता है अगर हम फोर्स को हटा लेते हैं तो। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया तो वो फिर अपनी इलास्टिक रीजन को क्रॉस करके प्लास्टिक रीजन में एंटर हो जाएगा, वापस नहीं लौटेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है फोर्थ वाला, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? तो देखिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बताता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी, तो ये टाइम के बारे में बताता है। और कौन सा टाइम? वो टाइम जितने टाइम के बाद कोई सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप में लौट आता है, वो टाइम जितनी देर के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में लौट आएगा जब हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेंगे, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को खींचा तो आप देखेंगे इंस्टेंटेनियसली वापस आ जाती है, तो इसके लिए जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होगा वो काफी कम होगा। तो इलास्टिक मटेरियल के लिए ये टाइम बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है या बहुत स्मॉल होता है, जैसे ही फोर्स को हटाएंगे वापस आ जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनके लिए, क्योंकि आपने खींच दिया आटे को तो वो ऐसा ही रह जाता है, थोड़ा बहुत श्रिंक करेगा लेकिन वापस पूरी तरह से नहीं लौटेगा। तो ऐसे सब्सटेंस प्लास्टिक जो होते हैं उनके लिए ये टाइम काफी ज्यादा होता है, और हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिक मतलब लिटरली ये टाइम जो होता है वो इनफाइनाइट होता है प्लास्टिक मटेरियल के लिए, ठीक है। सो ये टाइम के बारे में बताता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज द टाइम, इट इज द टाइम आफ्टर विच a substance, it is the time after which a substance regain its original shape and size, shape and size when external, external लिखा है मैंने, external deforming force is removed। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हम हटा देते हैं, ठीक है, तो उसके हटाने के कितनी देर के बाद कोई सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप साइज में लौटाता है, कितने समय के बाद में। तो ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हमें क्या बताता है? टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया होगा आयु। इसके बाद देखिए एक टर्म और है, मैं समझा देता हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, यूज कहीं फिलहाल इसमें कहीं होता नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है अभी इलास्टिसिटी, इसी से मिलता जुलता एक टर्म और है इलास्टिक फटीग, नाम जान लो और इसका मतलब क्या होता है। ये फटीग का मतलब होता है थकान, ठीक है। अब बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते भी होंगे, जैसे किसी बीमारी के सिम्टम्स में थकान महसूस होती है तो फटीग कहते हैं उसको। तो ऐसे ये इलास्टिक फटीग का मतलब क्या है, टर्म बता देता हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। तो क्या होता है जब किसी सब्सटेंस को हम लॉन्ग टाइम तक लोड लटका के रखें या अंडर स्ट्रेस उसको रखते हैं तो वो सब्सटेंस परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली। इसी को क्या कहते हैं? इलास्टिक फटीग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभों पे जो तार होता है तो शुरुआत में तार एकदम कसा हुआ रहता है, तना हुआ रहता है, स्ट्रेट, लगभग स्ट्रेट। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो तार नीचे लटक जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्योंकि कंटिन्यूअस अपने वेट की वजह से वो नीचे लटक जाते हैं,
इसी को हम कहते हैं इलास्टिक फटीग। ऐसे ही पुल वगैरह जो होते हैं लॉन्ग टाइम के बाद पुल अनसेफ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के बाद 20 साल 15 साल 30 साल एक लाइफ होती है ना, तो वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है। और इसकी इलास्टिक फटीग की वजह, कोई भी सब्सटेंस हो उसका एक लाइफ स्पेन है, इलास्टिसिटी खोने लगेगा अगर उसे कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रखेंगे। चाहो तो आप एक टर्म ये लिख भी सकते हैं, ठीक है, व्हेन a substance is kept under tension or stress for long time। टेंशन और स्ट्रेस लिखा है मैंने, ये टेंशन और स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टाइम। When a substance is kept under tension or stress for long time, it loses its elasticity. It is called elastic fatigue. इसका और एक एग्जांपल है, कभी आपने ऐसा किया होगा, मैं इधर हो जाता हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं मैं एक बार पढ़ देता हूँ अगर आपको राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो। व्हेन अ सब्सटेंस इज केप्ट अंडर टेंशन और स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टाइम इट लूजेज इट्स इलास्टिसिटी, ठीक है, इट्स कॉल्ड इलास्टिक फटीग, ठीक है। या आप जैसे आपने कभी ऐसा भी किया होगा कि कोई वायर वगैरह है और उस वायर को हम कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे करें तो आपने देखा होगा गर्म होकर कुछ देर में वो टूट जाता है, ठीक है, तो वो भी एक इलास्टिक फटीग का ही एग्जांपल है। कंटिन्यूअसली आप उसको ट्विस्ट और टर्न करते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है, आप नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस, नेक्स्ट टर्म होगा हमारा स्ट्रेस। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है कौन सा नंबर हो गया था ये, जो भी है, स्ट्रेस लिख लेते हैं, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया कह सकते हो आप इसको, फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल अगर समझना है तो। लेकिन इतना समझने से काम नहीं चलेगा, आपको और डिटेल में समझना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे दो बातें समझना जरूरी है कि एक तो होता है रीस्टोरिंग फोर्स, पहले समझ लो, लिखाऊंगा मैं बाद में, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स और एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जब आप ये समझोगे ना, रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, तभी स्ट्रेस का सही मीनिंग समझ में आएगा। सिंपल तो आप सब पढ़ के आए हो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का भी होता है। सो स्ट्रेस और प्रेशर में फिर अंतर क्या है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो पहले समझो, जब हम किसी सब्सटेंस को डिफॉर्म कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं या दबा रहे होते हैं, तो एक फोर्स हम लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं, डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब जैसे स्प्रिंग का ही एग्जांपल लेना आसान रहेगा क्योंकि आप सबने स्प्रिंग देखा भी होगा, खींचा भी होगा, तो आपने महसूस भी किया होगा कि स्प्रिंग को जब हम खींच रहे होते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ जाता है जो हमारे खींचने का अपोज कर रहा होता है,
जब हम उसे खींच रहे होते हैं तो एक अंदर फोर्स आ जाता है और वो खींचने का अपोज करता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे, ये रीस्टोरिंग फोर्स उसको ओरिजिनल शेप और साइज में ले आएगा। एक सेकेंड। हाँ बेटा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जब हम किसी सब्सटेंस को खींचते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी आ जाता है। और ऐसा नहीं कि किसी भी सब्सटेंस को आप खींचते जाओ तो खिंचता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप जैसे छोटी वाली स्प्रिंग को तो आपने खींच के बेकार कर दिया, लेकिन सोचो आपको अगर एक बड़ी स्प्रिंग दे दी जाए, जैसे आपके साइकिल के स्टैंड में होती है, या आपके साइकिल के पीछे करियर है उसमें लगी होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं बाइक के सॉकर में जो लगी होती है, वो स्प्रिंग खींचने को कहा जाए तो हो सकता है शायद आप खींच भी ना पाओ। और अगर थोड़ा बहुत खींच भी लिया जोर लगा के, तो आप देखोगे एक समय के बाद आप खींच नहीं पाओगे। थोड़ा सा खींचा आपने, उससे ज्यादा नहीं खींच पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो आपने मैक्सिमम लगाया, लेकिन उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो आपके इस फोर्स को बैलेंस कर देगा और वहां जाके खींचना बंद हो जाएगा। वहां जाके खींचना बंद हो जाएगा। तो अब यहां से आप समझो कि स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस को जो डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि अंदर लगता है, उसे कैसे मेजर करेंगे? तो हम इसे मेजर करते हैं, यानी रीस्टोरिंग फोर्स उस समय का जब रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर हो गए थे। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया तो डिफाइन हो गया, लेकिन इसे मेजर जब करते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से मेजर कर लेते हैं। और वो कब होगा? क्योंकि शुरुआत में आप देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कम होगा, लेकिन जैसे जैसे खिंचता जाएगा वैसे वैसे ये रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या करेगा? अपोज करते करते उसको बैलेंस कर देगा। उसी समय, यानी उस समय जब बैलेंस करने का मतलब दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, नेट फोर्स जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन जरा लिखता हूं, ये समझना जरूरी है। ऐसे नहीं सिंपल फोर्स अपॉन एरिया कह दिया और हो गया। इसमें एक बढ़िया सवाल भी बनता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड इट्स लिख दिया मैंने, इट इज कैलकुलेटेड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं डिफॉर्मिंग क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स तो अंदर होगा उसके, और डिफॉर्मिंग हम लगा रहे हैं, तो डिफॉर्मिंग बाहर वाले फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं ना। जैसे स्प्रिंग से एक वेट हमने लटका दिया, तो ऐसा थोड़ी कि स्प्रिंग खिंचती चली जाएगी। 5 kg लटकाया तो हमें पता है ना कि हमने कितना लटकाया, 5 kg, यानी 50 N का फोर्स हमने लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग कितना होगा? डिफॉर्मिंग के बराबर। इसलिए कैलकुलेट करते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, लेकिन डेफिनेशन है रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी थोड़ा रह गया यहाँ पे, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बात खत्म नहीं हुई। मैंने क्या बोला कि डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग जब बराबर होंगे तो वो वाला डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए हमको, जब बराबर होंगे। ठीक है, रीस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग, तो यहां बोलना पड़ेगा एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी जब बॉडी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस समय डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो स्ट्रेस का वैसे सिंपल फॉर्मूला तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट फिर क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा। इस पे एक बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है। ठीक है, इस पे एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है
ठीक है। और वो सवाल हम आगे हीट में देखेंगे, हीट की शीट जब मैं हीट पढ़ाऊंगा तो उसकी शीट में एक सवाल मैंने रखा है, और ऐसा सवाल शीट में भी है, ऑब्जेक्टिव में एक एससी वर्मा में भी है, वो मैं बताऊंगा, उसका थोड़ा जिक्र करूंगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के लिए मैं सिंबल एस यूज कर रहा हूँ, एस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो कि प्रेशर का होता है। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आज की जो क्लास है, मैं अभी ये सेशन मेरा एंड हो जाएगा, तो अभी 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट के बाद मैं सेशन एंड करूंगा। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास हम इतने दिनों के बाद कर रहे हैं, तो अभी ज्यादा मैं लोड नहीं डाल रहा हूँ, अभी इसके बाद ही हम रोकेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको समझने में कहीं कोई डाउट आता है, अभी मैंने म्यूट कर रखा है सभी बच्चों को, क्योंकि कई बार बच्चों की साउंड आती रहती है घर से, तो इन केस अगर कोई चीज आपको समझ में ना आया करे ये जो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो आप उसको अलग से नेक्स्ट डे ऑफलाइन क्लास में पूछ लिया करो। ठीक है, ये साथ ही साथ इसको करते चलेंगे।